नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉमन मल्टीपल की। नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी नंबर m को a और b का कॉमन मल्टीपल कब कहा जाएगा, जब जब m a का भी मल्टीपल हो और b का भी मल्टीपल हो। कॉमन का मतलब दोनों का, मल्टीपल का मतलब मल्टीपल। तो अगर m a का भी मल्टीपल हो और m b का भी मल्टीपल हो तो हम कहते हैं m इज कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। मल्टीपल की हमने डेफिनेशन लगा दी, m इज इक्वल टू a इंटू समथिंग एंड m इज इक्वल टू b इंटू समथिंग, जिसमें कि ये x और y क्या है, इंटीजर्स हैं। और ये एक चीज की और डेफिनेशन है कि a डिवाइड्स m, यहाँ से b डिवाइड्स m। तो m को a और b का कॉमन मल्टीपल कब कहा जाएगा, अगर a भी डिवाइड करता हो m को और b भी डिवाइड करता हो m को, या m a का भी मल्टीपल हो और m b का भी मल्टीपल हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किसी लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम LCM से डिनोट करेंगे और किसी नंबर m को a और b का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कब कहा जाएगा, अगर वो दो कंडीशंस को फुलफिल करता है। पहली तो क्या कि m शुड बी कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b, जिसकी डेफिनेशन मैंने अभी अभी बताई थी कि m को a और b का कॉमन मल्टीपल कब कहा जाएगा, इफ a डिवाइड्स m एंड b डिवाइड्स m, या if m is a multiple of a and if m is a multiple of b। ठीक है। और दूसरी बात है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि m बाकी सारे कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा होना चाहिए। छोटे का यहाँ पर क्या मतलब है, मान लो हमने c कोई और कॉमन मल्टीपल लिया a और b का, मतलब कि a भी डिवाइड करता हो c को और b भी डिवाइड करता हो c को, देन m को हम लीस्ट कह रहे हैं ना, तो देन m शुड डिवाइड c। अगर c कोई और कॉमन मल्टीपल है a और b का तो m डेफिनेटली डिवाइड करना चाहिए c को। इस सिचुएशन में हम m को क्या कहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। LCM ऑफ a एंड b को हम इस तरह से लिखते हैं, इसको रीड करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। नाउ हमारे पास एक थ्योरम है, इफ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब कि b से हमने a को डिवाइड किया, क्वोशिएंट आया q, रिमाइंडर आया r, देन जितनी a और b की जीसीडी होगी उतनी ही b और r की जीसीडी होगी। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जीसीडी ऑफ a एंड b शुड बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ b एंड r। इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे, इनकी जीसीडी को हमने d1 मान लिया और इनकी जीसीडी को हमने d2 मान लिया और हमें प्रूफ करके दिखाना है d1 इज इक्वल टू d2। उसके लिए d1 इज इक्वल टू d2 प्रूफ करने के लिए मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि d1 डिवाइड करता है d2 को और d2 डिवाइड करता है d1 को। ठीक है। नाउ d1 क्या था, जीसीडी ऑफ a एंड b। जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मीन्स कॉमन डिवाइजर मीन्स d a को भी डिवाइड करता है और d b को भी डिवाइड करता है। ठीक है। क्योंकि d b को डिवाइड करता है तो b के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब d1 डिवाइड करता है b इंटू क्यू को। d1 a को भी डिवाइड करता है, d1 b q को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब d1 डिवाइड करेगा इनके डिफरेंस को भी, दैट इज a माइनस बी क्यू को। और a माइनस बी क्यू किसके इक्वल था, r के, तो a माइनस बी क्यू की जगह r आ गया, सो d1 डिवाइड्स r। अब देखो d1 b को भी डिवाइड करता है, d1 r को भी डिवाइड करता है, लेकिन d2 क्या था, b और r का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। d1 क्या है, b और r का सिर्फ कॉमन डिवाइजर, जबकि d2 क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ b एंड r। तो क्योंकि d2 ग्रेटेस्ट है, इट मीन्स d1 डिवाइड करेगा d2 को, मतलब कि d1 इज लेस देन इक्वल टू d2। d2 ग्रेटेस्ट है ना, तो d2 बड़ा आएगा, इसका मतलब d1 डिवाइड करेगा d2 को। नाउ d2 क्या था, जीसीडी ऑफ b एंड r। जीसीडी है तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब कि कॉमन डिवाइजर, इट मीन्स d2 डिवाइड करता है b को भी और d2 डिवाइड करता है r को भी। क्योंकि ये b को डिवाइड करता है तो b के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। और ये ऐसे कैसा लिख दिया, क्योंकि d2 bq और r दोनों को डिवाइड करता है तो bq प्लस r इनके सम को भी डिवाइड करेगा, और bq प्लस r की वैल्यू कितनी थी, a, इसका मतलब d2 डिवाइड करता है a को। सो ये a को भी डिवाइड करता है और ये b को भी डिवाइड करता है। ठीक है। एंड d1 क्या था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b। अब देखो d2 तो सिर्फ क्या है, कॉमन डिवाइजर है a और b का, जबकि d1 क्या है,
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। तो D2 और D1 में से ग्रेटेस्ट कौन है? D1। इसका मतलब D2 इज लेस देन इक्वल टू D1। इट मीन्स D2 डिवाइड करेगा D1 को। डेफिनेशन तो यही है ना GCD की कि D2 डिवाइड करेगा D1 को। तो D1 डिवाइड करता था D2 को, D2 डिवाइड करता है D1 को। इट मीन्स D1 इज इक्वल टू प्लस माइनस D2। लेकिन क्योंकि ये भी GCD है D1 भी और D2 भी GCD है, GCDs हमेशा पॉजिटिव होती हैं। इट मीन्स माइनस का तो ये हो ही नहीं सकता। सो D1 इज इक्वल टू D2। D1 थी A और B की GCD, D2 थी B और R की GCD। सो जितनी A और B की GCD आएगी उतनी ही B और R की GCD आएगी। नेक्स्ट रिजल्ट है इफ D इज GCD ऑफ A एंड B। अगर D A और B की GCD है देन हमें ऐसे दो इंटीजर्स मिलेंगे M और N सच दैट D इज इक्वल टू M इंटू A प्लस N इंटू B। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, हमें क्या प्रूफ करना है? अगर D A और B की GCD है तो हमें ऐसे दो इंटीजर्स ढूंढने हैं M और N सच दैट D इज इक्वल टू M इंटू A प्लस N इंटू B। और इस तरह के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं MA प्लस NB टाइप के, D उन सब में से सबसे छोटा पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। A और B के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, D उन सब में से सबसे छोटा पॉजिटिव आंसर होगा। ये भी हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो बट पहले हम ये प्रूफ करते हैं। ठीक है, सो A और B क्या थे? दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब मान लो हमने B से A को डिवाइड किया। ठीक है, क्वोशिएंट आया Q1, रिमाइंडर आया R1। फिर हमने क्या किया? R1 से B को डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्वोशिएंट आया Q2, रिमाइंडर आया R2। फिर हमने R2 से R1 को डिवाइड किया। सपोज क्वोशिएंट आया Q3, रिमाइंडर आया R3। फिर मैंने R3 से R2 को डिवाइड किया। सपोज क्वोशिएंट आया Q4, रिमाइंडर आया R4। इस तरह से हम चलते जा रहे हैं और ये प्रोसेस हम तब तक चलाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तब तक हम इस प्रोसेस को चलाते ही रहेंगे। उसके बाद देखो A को हम क्या लिख सकते हैं? बाय डिवीजन एल्गोरिथम B इंटू Q1 प्लस R1। A इज इक्वल टू B इंटू Q1 प्लस R1 वेयर रिमाइंडर के ऊपर क्या कंडीशन होती है कि R1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन जिससे डिवाइड किया है उससे छोटा होगा। सो R1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B। ठीक है, ऐसे ही B को हम क्या लिख सकते हैं? R1 इंटू Q2 प्लस R2। B इज इक्वल टू R1 इंटू Q2 प्लस R2 वेयर R2 पे क्या कंडीशन होगी कि वो 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन जिससे डिवाइड किया है R1 से उससे छोटा है। उसके बाद हम R1 को क्या लिखेंगे? R2 इंटू Q3 प्लस R3। R1 इज इक्वल टू R2 इंटू Q3 प्लस R3 वेयर R3 पे क्या कंडीशन है कि वो 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन R2 से छोटा है। ठीक है, इसी तरह से चलते जा रहे हैं। फिर बीच में जाके कोई आया Rn-1, फिर Rn-2, फिर Rn-1। देखो यहाँ 2 लिखा है, सफिक्स तो यहाँ 3 आ रहा है, इसका मतलब इससे एक ज़्यादा, और यहाँ 4 आ रहा है, इसका मतलब इससे एक और ज़्यादा। तो अगर यहाँ मैं n-2 सफिक्स लिख रही हूँ तो यहाँ एक ज़्यादा करने पे कितना होगा? n-1। यहाँ एक और ज़्यादा करने पे कितना होगा? n। और जितना सफिक्स यहाँ है उतना ही सफिक्स यहाँ है, तो यहाँ का n है तो यहाँ का भी n होगा। इसी तरह से जब मैं Rn-1 के लिए लिखूंगी तो यहाँ वाला सफिक्स एक ज़्यादा, यहाँ वाला सफिक्स एक और ज़्यादा, और यहाँ वाला सफिक्स सेम है। ठीक है, और रिमाइंडर्स के लिए मैंने बता दिया सारा आपको। उसके बाद देखो सबसे बड़ा रिमाइंडर था R1, उससे छोटा R2, R2 से छोटा R3, R3 से छोटा R4। तो ये इस तरह से डिक्रीज कर रहा है, सबसे बड़ा R1, उससे छोटा R2, फिर R3 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन है सारे के सारे पॉजिटिव, है सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉट पॉजिटिव, है सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सपोज इसकी वैल्यू 10 होती, अब ये इससे पक्का कम है, सपोज इसकी वैल्यू 8 होती, ये इससे पक्का कम है, सपोज इसकी वैल्यू 7 होती। ऐसे करके घटता जा रहा है। अगला मान लो 5 आता, फिर 3 आता, फिर 2 आता, फिर मान लो 1 आता, फिर कहीं ना कहीं तो 0 भी आता ना। ठीक है, कहीं ना कहीं तो 0 भी आता, क्योंकि ये तो घटता जा रहा है, बराबर का भी ऑप्शन नहीं है, ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, घटता जा रहा है। और ये प्रोसेस वैसे भी हमें चलाना कब तक था? जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो कहीं ना कहीं जाके तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये
घटता जा रहा है। क्या जीरो के बाद नेगेटिव्स भी आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो भी रिमाइंडर्स थे ये सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हैं, या तो जीरो हैं या जीरो से बड़े हैं। जीरो से छोटे ये नहीं हो सकते, तो नेगेटिव के तो हो नहीं सकते। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं तो जीरो पर जाकर खत्म जरूर होंगे, क्योंकि ये घटते जा रहे हैं, है ना। ऐसा भी नहीं है भाई ये 1 1 1 1 ही आना शुरू हो जाए, क्योंकि इक्वालिटी भी नहीं है कहीं, तो 1 के बाद जीरो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सो क्योंकि ये नंबर्स घटते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिमाइंडर तो जीरो आएगा ही आएगा। तो हमने मान लिया कि लेट Rn+1 वो रिमाइंडर है जो कि जीरो आ रहा है। इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दी। सो Rn-1 किसके इक्वल आ गया? Rn इंटू Qn+1 के। इट मीन्स Rn-1 इज अ मल्टीपल ऑफ Rn। इसका मतलब Rn डिवाइड करता है Rn-1 को। फिर अभी मैंने ये रिमार्क बताया था कि अगर A डिवाइड करता है B को और A हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो A और B की GCD कितनी आ जाती है? A ही आ जाती है, जिसने डिवाइड किया है वही आ जाती है। सो Rn डिवाइड करता है Rn-1 को, तो इन दोनों की GCD कितनी आ जाएगी? Rn ही आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हेंस D हमने क्या माना था क्वेश्चन में? A और B की GCD। फिर A और B की GCD B और R1 की GCD के बराबर कैसे आई? अभी हमने ऊपर थ्योरम की थी कि जितनी A और B की GCD होगी उतनी ही B और R1 की GCD होगी, ठीक है। फिर जितनी B और R1 की GCD होगी उतनी ही R1 और R2 की GCD होगी। फिर जितनी R1 और R2 की GCD होगी उतनी ही R2 और R3 की GCD होगी, और इस तरह से हम चलते जा रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया कि A और B की GCD इक्वल है B और R1 की GCD के, ये फर्दर इक्वल है R1 और R2 की GCD के, ये फर्दर इक्वल है R2 और R3 की GCD के। इस तरह से चलते जा रहे आखिरी में ये इक्वल आएगा Rn-1 और Rn की GCD के, जो कि अभी हमने निकाल के दिखाई किसके इक्वल आ रही है? Rn की, ठीक है। सो D किसके बराबर आ गया? Rn के, ठीक। Rn वो सबसे आखिरी नंबर था जिससे हमने डिवाइड किया था और रिमाइंडर जीरो आ रहा था। देखो Rn+1 कितना था? जीरो, ठीक है। तो Rn वो सबसे आखिरी नंबर था जिससे हमने Rn-1 को डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आया? जीरो, ठीक। उसके बाद नाउ R1 को क्या हम लिख सकते हैं? A-BQ1। यहाँ से देखो R1 इज इक्वल टू A-BQ1। R2 को हम क्या लिखेंगे? B-R1Q2, ठीक है। देखो पहले R1 को देखते हैं। इसको लिखा A-BQ1। A को लिख सकते हैं A इंटू 1, माइनस BQ1 को लिख सकते हैं प्लस के B एंड माइनस के Q1। 1 को हमने नाम दे दिया M1, माइनस के Q को हमने नाम दे दिया N1। तो ये हो गया A इंटू M1 प्लस B इंटू N1, ठीक है। फिर R2 की वैल्यू मैंने वहाँ से आपको अभी बताई, B-R1Q2, और R1 की ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दी, तो ये बच गया B-R1 की वैल्यू पुट कर दी, Q2 ऐसे कैसा। इसको खोल दिया सारे को, तो ये हो गया B-AQ2 एंड प्लस BQ1Q2। A वाले इकट्ठे कर लो, B वाले इकट्ठे कर लो। A वाला सिर्फ ये है, B वालों में से B कॉमन लेके जो बचा हुआ रह गया वो लिख दिया। A ऐसे कैसा, माइनस के Q2 को M2 नाम दे दिया, B ऐसे कैसा, इस पूरे को N2 नाम दे दिया। तो हमने देखा कि R1 कैसा दिखाई दे रहा है? M1 इंटू A प्लस N1 इंटू B टाइप का। R2 भी कैसा दिखाई दे रहा है? M2 इंटू A प्लस N2 इंटू B टाइप का। इसका मतलब समथिंग इंटू A प्लस समथिंग इंटू B, समथिंग इंटू A प्लस समथिंग इंटू B। R3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? समथिंग इंटू A प्लस समथिंग इंटू B। ऐसे ही Rn-1 क्या होगा? Mn-1A प्लस Nn-1B। ऐसे ही Rn क्या होगा? Mn इंटू A प्लस Nn इंटू B। सो D हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था, GCD थी A और B की। A और B की GCD अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी? A और B की GCD कितनी आई थी? Rn, ठीक है। और Rn फर्दर किसके इक्वल आया? समथिंग इंटू A प्लस समथिंग इंटू B। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? M, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया? N। तो Rn मेरा क्या बन गया? M इंटू A प्लस N इंटू B। ये तो जस्ट नाम देने वाली बात है, कुछ भी नाम दे दो। तो इसको हमने नाम दे दिया M, इसको N, तो ये हो गया M इंटू A प्लस N इंटू B। सो A और B की GCD कैसे दिखाई दे रही है? समथिंग इंटू A प्लस समथिंग इंटू B टाइप की, वेयर M एंड N आर इंटीजर्स, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी थी कि A और B के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन हैं, D उन सब में से सबसे छोटा होना चाहिए। तो हमने माना लेट XA प्लस YB बी एनी नंबर ऑफ द टाइप MA प्लस NB।
ये इस तरह का कोई भी हमने दूसरा नंबर लिया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था ए और बी का, इसका मतलब कॉमन डिवाइजर था ए और बी का, इसका मतलब डी ए को भी डिवाइड करता है और डी बी को भी डिवाइड करता है, तो डी ए और बी के मल्टीपल्स के समेशन को भी डिवाइड करेगा। ये हमने शुरू में ही थ्योरम कर ली थी कि अगर डी ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है तो वो ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। और डी इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब डी पक्का लेस देन इक्वल टू होगा एक्स ए प्लस वाई बी से, क्योंकि डी हमारा पॉजिटिव भी था, ठीक है। सो हमने ये प्रूफ कर दिया कि इस तरह के ए और बी के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, डी उन सब में से सबसे लेस देन इक्वल टू होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास करोलरी है। इसकी स्टेटमेंट एक बार दोबारा से देख लो क्या थी। ए और बी की जीसीडी जो भी हो वो हमेशा कैसी दिखाई देगी, समथिंग इंटू ए प्लस समथिंग इंटू बी टाइप की, वेयर एम एंड एन आर इंटीजर्स। नेक्स्ट है सपोज ए और बी की जीसीडी 1 होती तो ये थ्योरम क्या बन जाती। मान लो ए और बी की जीसीडी 1 है, ठीक है, तो थ्योरम क्या बन जाती कि देन देयर एग्जिस्ट एम एंड एन बिलोंग्स टू जेड सच दैट 1 इज इक्वल टू एम इंटू ए प्लस एन इंटू बी। तो इसी से ही निकल गया, बस डी की वैल्यू 1 है तो यहाँ भी डी की वैल्यू 1 आ जाती। तो वही चीज़ यहाँ लिख दी कि देयर एग्जिस्ट एम एंड एन बिलोंग्स टू जेड सच दैट 1 इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी। तो करोलरी का मतलब जो ऊपर वाली थ्योरम से निकल के आती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका उल्टा, कि क्या इस करोलरी का उल्टा होल्ड करेगा, मतलब कि अगर एम ए प्लस एन बी 1 हो तो क्या ए और बी की जीसीडी 1 आएगी। तो आंसर है यस। अगर एम ए प्लस एन बी 1 है फॉर सम एम एंड एन बिलोंग्स टू जेड तो डेफिनेटली ए और बी की जीसीडी कितनी आएगी, 1। इसका कन्वर्स सिर्फ 1 के लिए होल्ड करता है, इन पर्टिकुलर हर किसी डी के लिए इसका कन्वर्स होल्ड करेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। सो अब हमें गिवन क्या है, एम ए प्लस एन बी 1 है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए और बी की जीसीडी 1 आनी चाहिए। तो हमने प्रूफ में क्या कहा, मान लो ए और बी की जीसीडी डी आ रही है और हमें डी की वैल्यू 1 प्रूफ करनी है, ठीक है। क्योंकि डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ए और बी का, इसका मतलब डी कॉमन डिवाइजर है ए और बी का। कॉमन डिवाइजर मीन्स डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है। क्योंकि डी ए और बी दोनों को डिवाइड करता है तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन एम ए प्लस एन बी को भी डिवाइड करेगा, जिसकी की वैल्यू कितनी थी, 1। सो डी डिवाइड कर गया 1 को, और डी पॉजिटिव तो है ही है क्योंकि जीसीडी है। वैसे तो 1 को कौन कौन डिवाइड करता है, प्लस माइनस 1, तो डी के पास आंसर आना था प्लस माइनस 1, लेकिन डी क्योंकि जीसीडी है तो वो पॉजिटिव है, माइनस का हो नहीं सकता, सो डी इज इक्वल टू 1। डी हमने कहा किसको था, ए और बी की जीसीडी को, सो ए और बी की जीसीडी कितनी आ गई, 1। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास गॉस थ्योरम, कि अगर ए डिवाइड करता है बी सी को और ए और बी की जीसीडी आपस में 1 है तो डेफिनेटली ए डिवाइड करेगा सी को, ठीक है। इन जनरल देखो ऐसा नहीं होता, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में मान लो मैंने लिया कि 6 डिवाइड करता है 4 इंटू 3 को, ठीक है ना। 6 डिवाइड करता है 12 को, 12 को मान लो मैंने लिख दिया 4 गुना 3, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि 6 भाग करेगा 4 को या फिर 6 भाग करेगा 3 को, ठीक है। जबकि यहाँ तो हम यही कह रहे थे ना कि एक नंबर 2 नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि 6 4 को डिवाइड कर जाएगा या 6 3 को डिवाइड कर जाएगा, नहीं। ऐसा कब होगा, अगर ए और बी की जीसीडी 1 होगी तो ए जो है वो सी को डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए और बी की जीसीडी अगर 1 होगी तो ए जो है वो दूसरे वाले नंबर सी को डिवाइड कर जाएगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। गिवन में हमें एक ये है और एक ये है, एक बार इसकी डेफिनेशन लगा देंगे, एक बार इसकी डेफिनेशन लगा देंगे। तो पहले हमने कहा सिंस ए डिवाइड बी सी, डिवाइड की डेफिनेशन लगा दी, बी सी इज इक्वल टू ए इंटू के वेयर के इज एनी इंटीजर। फिर क्योंकि ए और बी की जीसीडी 1 है तो ये वाली थ्योरम जो भी अभी हमने की थी कि ए और बी की जीसीडी जो भी हो वो कैसी दिखाई देगी, समथिंग इंटू ए प्लस समथिंग इंटू बी टाइप की। तो वो रिजल्ट हमने यहाँ लगा दिया कि 1 कैसा दिखाई देगा, क्योंकि 1 ए और बी की जीसीडी है तो 1 कैसा दिखाई देगा, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई टाइप का, वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि ए भाग करना चाहिए सी को, इसका मतलब मुझे दिखाना है कि सी ए इंटू समथिंग टाइप का होना चाहिए, इसका मतलब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि एक साइड तो सी बने कम से कम, ठीक है। सो सी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए सी एक्स प्लस बी सी वाई इज इक्वल टू सी, और बी सी की ये जो वैल्यू थी ए के वो यहाँ पुट कर दी,
ए इसमें से कॉमन आ गया, तो सी किसका मल्टीपल दिख रहा है, सी इज अ मल्टीपल ऑफ ए, इसका मतलब ए डिवाइड्स सी, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर ए और बी की जीसीडी 1 है और अगर सी डिवाइड करता है ए को, सी डिवाइड करता है ए को, तो पक्का सी और बी की जीसीडी 1 आएगी। ठीक है, प्रूफ में ये दो चीज़ें हमें गिवन है, दोनों की डेफिनेशंस लगा देंगे। इसके लिए तो हमने वो रिजल्ट लगाया जो अभी किया था कि अगर ए और बी की जीसीडी 1 है तो 1 कैसा दिखाई देगा, ए इंटू समथिंग प्लस बी इंटू समथिंग टाइप का, और वो जो समथिंग है वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, फिर हमने सी डिवाइड ए की डेफिनेशन लगा दी कि ए कैसा दिखाई देगा, सी इंटू के टाइप का, वेयर के इज एनी इंटीजर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आंसर में देखो हमें बी और सी चाहिए, ए नहीं चाहिए, तो हम ये ए की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू सी के यहाँ पुट कर दी, तो ये हो गया सी के इंटू एम प्लस बी इंटू एन इज इक्वल टू 1, ये हो गया सी के एम प्लस बी एन इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सी इंटू समथिंग प्लस बी इंटू समथिंग 1 आ रहा है। और ये भी अभी हमने रिजल्ट किया था कि इफ ये रिजल्ट किया था ना अभी कन्वर्स वाला हमने, एक सेकेंड, ये हमने रिजल्ट किया था ना अभी कि अगर 1 कैसा दिखाई दे रहा हो, समथिंग इंटू ए प्लस समथिंग इंटू बी टाइप का, तो पक्का 1 ए और बी की जीसीडी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 कैसा दिखाई दे रहा है, सी इंटू समथिंग प्लस बी इंटू समथिंग टाइप का, तो डेफिनेटली 1 बी और सी की जीसीडी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है।